Hello, students of 12th. Today we are going to start our third poem, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. जैसा पोइम का नाम है कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, अर्थात यहाँ पर जो पोइट हैं वो शांत रहने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन शांत कैसे रहना है, क्यों रहना है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। उनका कहना है कि जिस प्रकार प्रकृति जब शांत होती है उस वक्त हम भी शांत रह करके, चुप रह करके, कुछ ना करके, उस गति को रोक करके जब हम प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं, उससे मिलते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो हम उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वो सबसे ये कहते हैं कि चलो कुछ देर के लिए हम सब शांत रहें, और इस शांत रहने में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो रोकनी है, जिससे कि प्रकृति को आराम मिलेगा, प्रकृति को सुकून मिलेगा। तो और बहुत कुछ जो इन्होंने इस पोइम में कहा है, चलिए इस पोइम को हम पढ़ते हैं, तब हम उन जो हमारे राइटर हैं पाब्लो नेरुदा के फीलिंग्स को समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम कीपिंग क्वाइट। नाउ we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and but not move our arms so much. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Yes, what he is saying. सबसे पहले वो कहते हैं, Now we will count to 12 and we will all keep still. कि हम 12 तक गिनेंगे और फिर सभी शांत हो जाएंगे. For once on the face on the earth, let's not speak in any language. एक बार इस धरती पर कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. हम कोई भाषा नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे और 1 सेकंड के लिए अपने हाथ नहीं हिलाएंगे, अर्थात कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि किसी प्रकार का शोर ना हो. It would be an exotic moment. Exotic means विचित्र, निराला, unusual, strange. कि ये अपने आप में एक विचित्र क्षण होगा, निराला क्षण होगा, जिसमें विदाउट रश, विदाउट इंजन, जिसमें ना कोई भाग दौड़ होगी, ना कोई इंजन चलेंगे, मतलब कि कोई भी मैन मेड चीज़ें, कोई भी मशीनरीज जो हैं वो नहीं चलेंगी, जो सबसे ज़्यादा शोर का कारण होती हैं. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सैडनेस, स्ट्रेंजनेस. और हम सब विचित्र ढंग से अचानक एक साथ इकट्ठा होंगे. तो ये एक अलग ही प्रकार का उनका एक एक्सपेरिमेंट है. अगले स्टेंजा में वो कहते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no supervisors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब वो कहते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, अर्थात
कि मछुआरे जो हैं वो ठंडे सागर में व्हेल को क्षति नहीं पहुंचाएं। अर्थात कि मछुआरे व्हेल को नहीं मारेंगे, इसका अर्थ है कि लोग जंगली जानवरों को नहीं मारेंगे और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। And the man gathering salt would look at his hurt hands. और जो व्यक्ति अपने नमक इकट्ठा जो करता है, नमक की भी खेती होती है बच्चों, अगर आपको बताएं तो नमक की भी खेती होती है और उसको एक स्थान पर उसका ढेर बनाया जाता है, उस नमक को इकट्ठा किया जाता है और उसको बाकी आगे उसका प्रोसेसिंग होता है। तो नमक को हाथ में उठाने से या नमक में जो व्यक्ति हर वक्त काम करता होगा उसके हाथ तो बिल्कुल हर्ट हो जाएंगे, वो बिल्कुल उसमें एक प्रकार से गल जैसे जाएंगे। तो आगे वो ये कहते हैं कि एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने घायल हाथों को देखेगा। वो इसलिए देखेगा क्योंकि उस वक्त वो कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जिस वक्त व्यक्ति काम में लगा है उसको क्या नुकसान हो रहा है उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, लेकिन जिस वक्त वो शांत होकर बैठेगा वो अपने हाथों की तरफ तब उसका ध्यान जाएगा कि उसके हाथ कितने घायल हो गए हैं। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, कि जो युद्ध की तैयारी करते हैं वे जो गैस व आग के द्वारा युद्ध करते हैं। वॉर्स यहाँ पर कह रहे हैं वॉर्स विद गैस एंड वॉर्स विद फायर। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स एंड वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। वो कहते हैं कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि युद्ध जो करते हैं ऐसे युद्ध से क्या फायदा, क्योंकि ऐसा युद्ध जिसमें कोई जीवित ही नहीं बचता, जब सरवाइव करने वाले ही नहीं रहे तो ऐसे युद्ध का क्या फायदा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो कहते हैं ऐसे लोगों को साफ कपड़े पहनकर एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, ऐसे लोगों को साफ कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमना चाहिए और पेड़ की छाया में बैठकर आराम करना चाहिए। अर्थात ऐसे लोगों को, ऐसे मानव को, प्राणियों को प्रकृति के मध्य बैठ करके आपस में एकता बना करके रहना चाहिए, ना कि युद्ध करना चाहिए या किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना चाहिए। आगे कहते हैं थर्ड स्टेंजा में, What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. अब चूंकि वो इनएक्टिविटी की बात कर रहे हैं अभी तक, कि व्यक्ति जब कुछ नहीं करेगा तो इनएक्टिव होगा, निष्क्रियता रहेगी उसके अंदर। तो यहाँ पर उन्हें ये लग रहा है पोइट को कि कहीं लोग उस निष्क्रियता को, कहीं उस इनएक्टिविटी को मृत्यु ना समझ लें, क्योंकि मृत्यु भी वह पल होता है जब व्यक्ति इनएक्टिव होता है। तो यहाँ पर स्टिलनेस और इनएक्टिविटी में उन्होंने अंतर बताया है कि टोटल इनएक्टिविटी का अर्थ है मृत्यु, और जबकि उनकी कविता का संबंध, उनका आशय मृत्यु से नहीं है, बल्कि उनका अर्थ चुप्पी से है, साइलेंस से है। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं पोएट कि उनका अर्थ गलती से पूर्ण निष्क्रियता को ना समझा जाए। अर्थात उनके कहने का अर्थ, जीवन का उद्देश्य यहाँ मृत्यु से नहीं है, मृत्यु से उनका कोई वास्ता नहीं है, कोई उनका कहने का अर्थ नहीं है, केवल एक चुप्पी, एक साइलेंस की बात करते हैं वो यहाँ पर।
फोर्थ स्टेंजा में कहते हैं, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. आगे वो कहते हैं, if we were not so single minded, यदि हम एकाग्र होकर जीवन भर चलते ना रहते और एक बार कुछ ना करते, तो हो सकता है कि भारी खामोशी हमारी भारी उदासी में बाधा डाल दे। मतलब कि कई बार खामोशी जो है हमारी उदासी को दूर कर देती है। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. बिल्कुल, वो कहते हैं कि कई बार जो चुप्पी है, खामोशी है, वो हमारी भारी उदासी में बाधा डाल देती है और उसको तोड़ देती है। of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. वो कहते हैं कि हम स्वयं को कभी नहीं समझते और अपने को मृत्यु के जोखिम में डाले रहते हैं। अपने आप को जानने, अपने आप को समझने के लिए शांत रहना बहुत आवश्यक है। कभी आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने के लिए शांत रहना, चुप रहना बहुत अच्छा उपाय है। आगे वो कहते हैं, Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. आगे कहते हैं कि perhaps the earth can teach us, कि संभवतः हम धरती से कुछ सीख सकते हैं। As when everything seems dead, जब जब कुछ मृत प्रतीत होता है तो बाद में वो जीवित सिद्ध होता है। उसका वो एग्जाम्पल वो ये देते हैं कि पृथ्वी हमें जीवन का पाठ पढ़ाती है कि जिस प्रकार से पृथ्वी सर्दी में निष्क्रिय जान पड़ती है, मरी हुई प्रतीत होती है, क्योंकि जीवन जो है इनएक्टिव हो जाता है सर्दियों में अपने आप ही। जब जिन स्थानों पर बर्फ पड़ती है, जीवन जो है रुक सा जाता है। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि सच्चाई ये है कि इस प्रकार का आराम जो प्रकृति उस वक्त आराम करती है, चुप रहती है, शांत रहती है, लेकिन कष्टमय होती है, लेकिन बाद में वो आराम उसे बसंत के रूप में तरोताज़ा जीवन जीने के लिए समय देता है। उसी प्रकार वो कहते हैं कि जब चीज़ मृत प्रतीत होती है तो बाद में वही चीज़ जीवित भी सिद्ध होती है। अर्थात कि कष्ट अगर प्रतीत हो रहा है तो बाद में सुखद अनुभूति भी जीवन का सत्य ही है। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब वो कहते हैं अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। तो एक तरह से जैसे जब हम कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं रेडी स्टडी एंड गो, तो ऐसे ही वो कह रहे हैं आई विल काउंट 12, मैं गिनूंगा और आप उस वक्त से अपना ये चुप्पी का जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू कनेक्ट योर विद नेचर। आप प्रकृति को उसका दिया हुआ कैसे लौटा सकते हैं, उस चीज़ को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस कविता में समझाया है। अच्छा बच्चों, आज के लिए ये पोइम आपकी कंप्लीट होती है। इसका सेंट्रल आइडिया और बाकी इसके एक्सरसाइजेज मैं आपको आपके स्टडी ग्रुप में भेज दूंगी, वो आप करके मुझे बताइए, दिखलाइए। ओके, आज के लिए इतना ही।
Have a nice day.